गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इनमें से तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में करीब 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, यानी एक ही क्वेश्चन आप लोगों का करीब 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करीब 2 से 3 बार कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष 4,6 2,-2 एवं 0,2 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक है। यानी हमें यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक यहाँ पे ज्ञात करने हैं इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014, फिर इसके बाद 2018 एंड 2019 में लगातार 2 बार पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के 3 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, जब मैं 2019 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, ये क्वेश्चन करीब मैंने 2 से 3 बार सॉल्व कराया था और कहा था कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा पूछा जा सकता है। और सेम यही क्वेश्चन आप लोगों का 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया था। तो मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं ना, उसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, या फिर आप बोल सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसी चैप्टर का आप लोगों का ये क्वेश्चन है। और ये चैप्टर मैंने आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से करीब आपके एंट्रेंस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ जरूर लीजिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, या फिर आप बोल सकते हैं समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब हमें यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक तो यहाँ पे पता है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मान लिया कि माना त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या है, x, y है। यानी मैंने यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक को क्या मान लिया, x, y मान लिया। और अभी इसी की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो हमने यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक को x, y माना हुआ है। तो देखिए, जब x की वैल्यू को निकालेंगे तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हम यहाँ पे y की वैल्यू को निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला यूज होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे y की वैल्यू को निकाल लेंगे। यानी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों से ये फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में हम देखेंगे त्रिभुज के शीर्ष हमें क्या दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है 4,6 2,-2 और 0,2। तो इसको हम लाके यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए गए 4,6 2,-2 और 0,2। और इसको मैंने यहाँ पे क्रमशः क्या लिख दिया, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे, फिर इसके बाद y की वैल्यू को निकालेंगे और हमें यहाँ पे निर्देशांक पता चल जाएंगे। तो x की वैल्यू को निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा ये वाला यूज होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। तो यहाँ पे देखिए,
x1 की वैल्यू क्या दी गई है, x1 की वैल्यू हमें 4 दी गई है, तो x1 की जगह क्या रखेंगे, 4 को रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्मूले में प्लस है, प्लस लगाया। फिर इसके बाद देखिए x2 की वैल्यू क्या दी गई है, x2 की वैल्यू ये देखिए 2 दी गई है ना, तो x2 की जगह 2 रखेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद फॉर्मूले में प्लस है, प्लस लगाया। x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू आपकी 0 है, तो इसकी जगह 0 रख देंगे, और अपॉन में 3, ये तो आपके फॉर्मूले में ही है, तो ये x वाले के लिए मैंने यहां पे लिखा हुआ, ये x वाला है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बगल जो मैंने यहां पे लिखा है ये आपका y वाला है, ध्यान रखिएगा, तो फॉर्मूला आपका ये वाला यूज होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहां पे कि y1 की वैल्यू क्या दी है, तो y1 की वैल्यू हमें 6 दी गई है, तो y1 की जगह 6 को रखेंगे, 6 को रख दिया। फिर इसके बाद फॉर्मूले में प्लस आता है, प्लस लगाया। y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू आपको यहां पे -2 दी गई है, तो देखिए 6 प्लस इसके बाद -2 लिखेंगे, तो देखिए ये माइनस और ये प्लस मिलके आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6 और -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2, तो इसीलिए देखिए 6, फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने माइनस लगाया हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद फॉर्मूले में प्लस, प्लस लगाया। y3 की वैल्यू देखिए, y3 की वैल्यू आपको 2 दी गई है, तो इसकी जगह 2 रख देंगे, और अपॉन में 3 तो आपके फॉर्मूले में है ही। तो यहां तक हमने कर लिया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये x वाला आपका है और ये आपका जो है ये y वाला है, तो x वाले को सॉल्व कीजिए। 4 + 2 + 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 + 2 6 करेंगे, और 6 में 0 को ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा, और अपॉन में यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये x वाला हो गया। अब y वाले को देखते हैं, ये जो y वाला आपका है इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 में से 2 को लेस करेंगे, 4 मिलेगा, और 4 में +2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी सॉल्व करने पर ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, और बटे में 3 आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो देखिए 6/3 ये x वाला, इसको सॉल्व कीजिए। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, x की वैल्यू 2 मिल गई। अब y वाले को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, y की भी वैल्यू हमें 2 मिल गई। यानी x, y जो हमने यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक माने हुए थे, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू 2, y की भी वैल्यू 2, यानी 2, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, 2, मिल गया। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया हुआ है 2, ये आपका दिया गया ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 बार आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चौथी बार भी आपसे जरूर पूछा जा सकता है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, हो सकता है यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए गए इनको चेंज कर दिया जाए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, ये तो आपका यही लगेगा ना। तो 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, जो आपका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, या फिर आप बोल सकते हैं समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है, क्योंकि चैप्टर तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका केंद्र 1, 2 है तथा जो बिंदु 4, 6 से होकर जाता है होगा। हमें यहां पे उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका केंद्र क्या है, 1, 2 है, तथा जो बिंदु 4, 6 से होकर यहां पे जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। और देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है 2011 में, तो हो सकता है इस बार 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पता है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र हमें क्या दिया है, 1, 2 दिया है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद हमें पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसका केंद्र 1, 2 है, जो वृत्त है इसका केंद्र क्या है, 1, 2, तथा जो बिंदु 4, 6 से होकर जाता है, यानी जो इस पर स्थित कोई बिंदु है वृत्त पर, वो क्या है, 4, 6 है। ये भी हमें यहाँ पे पता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, जो बिंदु 4, 6 से होकर जाता है, यानी उस पर स्थित कोई बिंदु, यहाँ पे हमें क्या दिया गया, 4, 6 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे r की वैल्यू तो पता ही नहीं है। जब तक हमें r
की वैल्यू यानी त्रिज्या नहीं पता चलेगी तब तक ये क्वेश्चन आप लोगों का आगे नहीं सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या r की वैल्यू को यहां पे फाइंड आउट करना है। और वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां पे लिखा कि वृत्त की त्रिज्या बराबर बिंदु 1,2 और 4,6 के बीच की दूरी। अगर हम यहां पे बिंदु 1,2 और 4,6 के बीच की दूरी को निकाल लेंगे तो हमें यहां पे वृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि वृत्त की त्रिज्या बराबर बिंदु 1,2 और 4,6 के बीच की दूरी। अब देखिए बिंदु हमें क्या दिए गए, यहां पे दिए हुए 1,2 और 4,6, ये बिंदु मैंने यहां पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ताकि आप इसी के हेल्प से सबसे पहले r की वैल्यू को निकालें, फिर उसके बाद आप क्षेत्रफल को निकाल पाएं। तो यहां पे बिंदु लिखा 1,2 4,6, इसको मैंने क्या मान लिया x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है, चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो x2 की वैल्यू है क्या, x2 की जगह हम क्या रखेंगे, x2 की जगह रखेंगे 4 को, और यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो x1 की जगह 1 रखेंगे, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद फॉर्मूले में प्लस है, प्लस लगाया। फिर देखिए y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो y2 की जगह 6 को रखेंगे, माइनस फॉर्मूले में माइनस लगाया। y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो y1 की जगह 2 को रखेंगे, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगले स्टेप में जब सॉल्व करेंगे, रूट तो यहाँ पे आपका लगा ही हुआ है, 4 में से 1 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए प्लस यहाँ पे 6 माइनस 2, 6 में से 2 को लेस करेंगे यानी 6 में से 2 को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 का यहाँ पे क्या मिलेगा स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे रूट तो आपका लगा ही रहेगा, तो यहाँ पे 6 में से 2 को लेस करेंगे आपको मिलेगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए रूट लगाया, 9 प्लस 16 हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर 25, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। देखिए r की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है 5। जब r की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 मिल चुकी है तो बड़े आसानी से हम यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे r यानी रेडियस की वैल्यू को ही निकालना था। जब r की वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाल लिया, हमें क्या मिली 5, तो अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अतः वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, r की वैल्यू को हमने क्या निकाला है 5 निकाला है, तो 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये आपका इनटू में है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे पाई आपका ऐसे ही रहेगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो पाई की मल्टीप्लाई 25 में तो आपको क्या मिलेगा 25 पाई। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 पाई। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, देखिए जब पाई की मल्टीप्लाई 25 में करवाएंगे तो यही तो मिलेगा 25 पाई। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूले यूज हुए, 2 फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र यूज किया, और देखिए आपको यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप लगा पाएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर होता है, जब आपको यही नहीं पता रहेगा तो कैसे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं इस पैटर्न के करीब 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पहले ही कई बार पूछे जा चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि 6 घंटियां एक साथ प्रातः 8 बजे बजी। एक साथ वो कब बजी थी, प्रातः 8 बजे बजी। फिर इसके बाद आगे लिखा है यदि ये सभी 2 मिनट 4 मिनट
6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट एवं 12 मिनट के अंतराल पर बजती हो तो पुनः कितने बजे इकट्ठा एक साथ बजेंगी, ये हमसे यहां पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, इसी चैप्टर का आप लोगों का ये क्वेश्चन है। और ये चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। और ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इस पैटर्न के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है। तो देखिए, अगर अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इस पैटर्न का क्वेश्चन, बस यहाँ पे संख्याएं बदल दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे ये जो दिया है 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 12 मिनट, ये क्या है, ये हमें यहाँ पे समय अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे समय अंतराल दिए गए हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी इसका हम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे। यहाँ पे तो समय अंतराल हमें क्या दिए गए हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और ये समय अंतराल हमको यहाँ पे मिनट में दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट एवं 12 मिनट। तो चलिए अब इनका हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इनका। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ये लिखा। अब इसका एलसीएम हम यहाँ पे निकालेंगे, तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 से मैं यहाँ पे करूंगा डिवाइड। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यहां तक हो गया। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा आगे। तो देखिए एक तो आपका ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, 3 होगा नहीं, तो 3 को हम यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे 2 से डिवाइड होता नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद 4 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 होगा नहीं, 5 को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे और 2 3 जा 6 यहाँ पे हो जाएगा। अभी भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 2 यहाँ पे ये बचा हुआ था ना। देखिए एक तो आपका ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा, एक ये भी आपका ऐसे नोट डाउन हो जाएगा, 3 आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा। फिर इसके बाद देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, 5 डिवाइड होता नहीं तो 5 आपका ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, और 3 भी यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे 3 आपका ऐसे ही हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो एक तो आपका ऐसे ही रहेगा, एक यहाँ भी ऐसे रहेगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 ऐसे ही एज इट इज नोट डाउन कर देंगे यहाँ पे। 5 यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसको हमें एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर देना है, एंड यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही 5 यहाँ पे बचा है और सब यहाँ पे 1 1 1 हो चुके हैं, तो 5 से यहाँ पे करेंगे। एक ऐसे ही रहेगा, 1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये भी 1 ऐसे ही रहेगा, ये भी 1, और ये 5 1 जा 5 और यहाँ पे 1 आपका ऐसे ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया है। अब देखिए इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, जो आपका 2 × 2 × 2 × 3 × 5 आया हुआ है। देखिए यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, इन सबको मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 होता है। तो 120 ये हमें यहाँ पे एलसीएम मिला हुआ है। और देखिए जो समय अंतराल दिए गए थे इसी का एलसीएम हमने निकाला हुआ है, और समय अंतराल हमें किसमें दिए हुए थे, साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा, जो समय अंतराल दिए गए हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, किसमें दिया हुआ है, मिनट में दिया गया है। तो समय अंतराल हमें मिनट में दिए गए थे, इन्हीं का हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 120, और इसके आगे हम क्या लिख देंगे, मिनट लिख देंगे, 120 मिनट। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय अंतराल हमें मिनट में दिया हुआ था, इसी का हमने एलसीएम निकाला। तो एलसीएम तो हमारा 120 आ गया, लेकिन मिनट में ध्यान रखिएगा 120 मिनट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और जो 120 मिनट है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम घंटे में चेंज करेंगे। तो आप लोग सब जानते हैं कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं एक घंटे में। तो यहां पे क्या आया हुआ है, 120 मिनट आया है, तो 120 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, तो सीधे सीधे आपके यहां पे क्या हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। तो सॉल्व करने पर 2 घंटे हमें मिला हुआ है यहाँ पे। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि 6 घंटियां एक साथ प्रातः 8 बजे बजी थी, यानी जो 6 घंटियां थी वो एक साथ पहले कब बजी थी, 8 बजे बजी थी। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे समय अंतराल दिया हुआ था कि यदि
ये सभी 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट एवं 12 मिनट के अंतराल पर बजती हो तो पुनः कितने बजे इकट्ठा एक साथ बजेंगी। तो देखिए 8 बजे तो ये 6 घंटियां जो थी एक साथ बची हुई थी, और देखिए जो समय अंतराल हमने निकाला सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे 2 घंटे मिला। तो देखिए 8 बजे पहले घंटियां जो थी, ये 6 घंटियां थी, वो एक साथ बजी हुई थी, और फिर उसके बाद जो समय अंतराल दिया था इसका एलसीएम निकाला, सब सॉल्व करने पर हमें 2 घंटे मिला। अब देखिए 8 बजे, इसी में क्या करेंगे हम 2 घंटे ऐड कर देंगे। 8 बजे तो एक साथ बजी हुई थी यहाँ पे घंटियां, ठीक है, ये तो बजी हुई थी, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो 2 घंटे हमारा आया इसमें ऐड कर देंगे, यानी अब घंटियां कब बजेंगी साथ में, तो ये बजेंगी 10 बजे, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 बजे, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अतः घंटियां 8 बजे के बाद पुनः 2 घंटे बाद अर्थात 10 बजे बजेंगी। देखिए 8 बजे तो ये 6 घंटियां एक साथ में बजी हुई थी, समय अंतराल दिए हुए थे, यहाँ पे समय अंतराल का एलसीएम निकाला, 120 मिनट आया, इसको चेंज किया घंटे में तो 2 घंटे मिला, और 8 बजे तो ये घंटियां साथ में बजी हुई थी। इसके बाद देखिए 8 बजे बजी थी, इसमें हम क्या करेंगे 2 घंटे और ऐड कर देंगे जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो 8 बजे में यहाँ पे 2 घंटे ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10 बजे ना, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो पुनः कितने बजे इकट्ठा एक साथ बजेंगी, तो 10 बजे, प्रातः 10 बजे, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोगों का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पे फॉर्मूले यूज होंगे, इसीलिए आप लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। और यह क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ, या फिर आप बोल सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, चाहे संपूर्ण पृष्ठ बोलिए चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, बात एक ही होती है। तो एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन है, यानी हमें यहां पे इस गोले का आयतन ज्ञात करना है। ये गोले का आयतन आप लोगों से यहां पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए गोले के आयतन का सूत्र आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, हमें यहां पे दिया हुआ है कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए गोले के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप संपूर्ण पृष्ठ बोलिए या फिर बोलिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 36 पाई। देखिए हमसे यहां पे आयतन पूछा जा रहा है, तो देखिए गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखिए अभी हमें यहां पे r की वैल्यू नहीं पता है, जब तक हमें r की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम यहां पे गोले का आयतन नहीं निकाल पाएंगे। और r की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसी की हेल्प से, जो हमें यहां पे गोले का संपूर्ण पृष्ठ दिया है, या फिर आप बोल सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमें दिया है 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसी की हेल्प से अभी हम r की वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यहां पे पता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, या जिसे आप बोलते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू हमें यहां पे दी गई है 36 पाई। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, मैंने यहां पे मान लिया कि माना गोले की त्रिज्या जो है वो r है। अभी हमें त्रिज्या पता है नहीं, तो गोले की त्रिज्या को मैंने क्या मान लिया, r मान लिया। क्यों r ही माना, देखिए त्रिज्या को हम इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसीलिए r इसको हमने यहाँ पे मान लिया है। अब प्रश्नानुसार हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो प्रश्नानुसार आएंगे तो हमें यहाँ पे गोले का संपूर्ण पृष्ठ, या फिर आप बोल सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, या फिर आप बोल सकते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ, इसका फॉर्मूला
4 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 36 पाई। तो यही नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई। अब इसी की हेल्प से आर की वैल्यू अभी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये 4 9 जा 36 हो जाएगा, ये पाई से ये पाई हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या, केवल बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे रूट लगेगा और 9 हो जाएगा, और r इज इक्वल टू हमें यहां पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, और किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। यानी त्रिज्या हमें यहां पे मिल चुकी है, r की वैल्यू हमें यहां पे मिल चुकी है 3 सेंटीमीटर, और हमसे यहां पे पूछा गया है तो इसका आयतन है। देखिए हमारी त्रिज्या सेंटीमीटर में क्यों आई, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो संपूर्ण पृष्ठ है सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब हम आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, आयतन बड़े आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 3 सेंटीमीटर। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 4/3 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इनटू में पाई है, पाई को भी ऐसे ही रहने दीजिए। हम यहां पे पाई का मान नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि आप यहां पे ऑप्शंस चेक कर लीजिए, सब में पाई लिखा हुआ है, तो पाई की वैल्यू हम यहां पे नहीं रखेंगे। जैसे पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं ना जब मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू हमें नहीं रखनी है, यहाँ पे पाई को ऐसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद आर की वैल्यू हमें 3 मिली है, और क्यूब होता है फॉर्मूले में, तो 3 का क्यूब कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 4/3 इसको ऐसे यहां पे रहने दीजिए, इंटू पाई है, और 3 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, इंटू में 27 लिख देता हूं। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27 होता है। बचा क्या, 4 इंटू पाई इंटू 9। तो देखिए यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई पाई में करवाएंगे, 4 पाई मिलेगा, इंटू 9 कर दीजिए, 9 4 जा आपको क्या मिल जाएगा, 36 पाई घन सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं 36 पाई घन सेंटीमीटर कहां पे दिया हुआ है, तो 36 पाई घन सेंटीमीटर ऑप्शन बी में दिया है। एक एक स्टेप मैंने आपको यहां पे डिटेल में समझा दिया है। देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और मेंसुरेशन में आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे आते हैं। देखिए मेंसुरेशन से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2022 की मैथमेटिक्स की, वहां पे आपको सभी क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए मैं 2019 से लगातार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। जितने क्वेश्चंस मैं करवाता हूं यहाँ पे मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन से रिलेटेड, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाता हूं, और सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जो क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, जो चीजें मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और बड़े आसानी से आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। मैं बता दूं, मैंने आपको बताया ना कि 2019 से मैं लगातार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। 2019 में करवाई, 20 में, 21 में, और इस बार भी करवा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं 2019 से लेकर के 21 तक जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से प्रिपरेशन की थी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों से। और कुछ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने यहां पे 300 प्लस स्कोर किए हुए हैं 400 में से। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते, तो जो जो बातें मैं आपको बताता हूं, जो चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं, अच्छे से आपको अभी से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो अगर आप भी यहां पे अच्छा स्कोर करना चाहते, तो अभी से मेहनत करनी स्टार्ट कर दीजिए। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:12 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे रेशियो दिए गए इसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिखा कि माना त्रिभुज के कोण x 5x और यहां पे 12x है, ये मैंने यहां पे मान लिया। अब देखिए यहां पे 1 दिया हुआ था तो हम 1x ऐसे नहीं मानते, ठीक है, इसको हम x मानेंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे। दूसरा यहां पे रेशियो दिया गया था 5, इसको हम मान लेंगे 5x, और यहां पे थर्ड दिया है 12, तो यहां पे 12x। यानी माना त्रिभुज के कोण क्या है, x है, 5x व 12x है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में आपको सबसे बड़ा कोण कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे जो 12x वाला है यही आपका सबसे बड़ा कोण है और इसी का मान हमें यहां पे निकालना है। तो देखिए आप सब लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज के ही तो कोण हैं। तो हम यहाँ पे अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, x प्लस 5x प्लस 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसी को ऐड कर लीजिए, x प्लस 5x प्लस 12x। देखिए 5 और 12 को ऐड करेंगे, 12 5 17 हो जाएगा, 17x, ठीक है, ये 17x हो जाएगा। 5x प्लस 12x को ऐड करेंगे 17x, और पहले से ही 1x आपका ये भी तो दिया गया है, 17x में 1x और जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 18x इज इक्वल टू यहाँ पे 180 यानी 180 डिग्री। तो यही तो लिखा हुआ है, 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री और अपॉन में 18 सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। x की वैल्यू जो सबसे छोटा कोण है उसका मान हमें यहाँ पे 10 डिग्री मिल चुका है, x का मान मिल चुका है। और देखिए सबसे बड़ा कोण आपका कौन सा है, 12x वाला है, इसी का मान निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा अतः त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या था, 12x था। तो 12 और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 10 निकाली है। 12 यहाँ पे 12 गुणे 10 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 120 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतः त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जिसको हमने 12x माना हुआ था, x की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल ली, रख दी यहाँ पे, तो 12 गुणे 10 किया, 120 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे दूसरे कोण का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 120 डिग्री करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कोण हमसे पूछा गया तो 120 डिग्री हो जाएगा। देखिए दूसरा कोण 5x माना हुआ था, तो 5 और x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली, x की वैल्यू निकाली 10, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ये दूसरा कोण है, पहला कोण x था, इसकी वैल्यू तो 10 डिग्री ऑलरेडी निकली हुई है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कोण था इसी का मान निकालना था, तो 12 गुणे x की वैल्यू 10 यानी 120। तीनों कोण हमें यहाँ पे पता चल गए। सबसे छोटा कोण 10 डिग्री का है, फिर उससे बड़ा 50 डिग्री और सबसे बड़ा 120 डिग्री, और सबसे बड़ा पूछा गया था तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे दोबारा पूछे आ सकते हैं, और ऐसे ही मैं आगे भी आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाता हुआ चलूंगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी यहाँ पे अच्छे से हो जाए। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।